जिस तरीके से निर्मला सीतारमण जी ने आखिरी में बोला और सबसे शायद लोगों को उसी का इंतज़ार था कि 12.75 लाख तक आपको इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। इससे आप मार्केट में लिक्विडिटी का ज़्यादा बढ़ना या किस तरीके से देखते हैं आप इसको? सर आप? अ, अगर आप ये देखेंगे तो ये बहुत ज़रूरी भी था भारत की इकोनॉमी के लिए। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ 7.5 से करीब सवा 6-6:40 के आसपास आ चुकी है। और आम जनता तभी ज़्यादा खर्चा कर पाएगी अगर उसके पास खुद के पास स्पेयर मनी होगी खर्च करने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा बोल्ड स्टेप मैम ने लिया, थोड़ा रेवेन्यू फोरगो किया, बट इससे इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट भी होगा, लोगों में पॉजिटिविटी आएगी, गुड फील फैक्टर बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगी और इसका स्पायरल इफेक्ट हर क्षेत्र में इकोनॉमी के होगा। जब आपने टेक्सटाइल में या रिटेल में दोस्तों को मैं मिलता था तो वो बोलते थे कि आजकल तो सलवार कमीज की दुकानों में रिटेल शॉप पे लोगों के फुटफॉल कम हो गए हैं। तो एक्चुअली लिक्विडिटी की क्राइसिस तो हुई रही थी, इससे बहुत अच्छा सकारात्मक परिवर्तन आना चाहिए। मित्तल सर, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से पीएम गति शक्ति को एक तरीके से और पुश दिया जा रहा है यहाँ पे, और इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, आप किस तरीके से देखते हैं इस बजट को? स्पेसिफिकली निर्मला मैम ने जिस तरीके से आज बताया, हाउ डू यू सी द इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट दैट वी विल गेट? आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं? अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें तो सबसे बड़ी चैलेंज होती है कि आपको बहुत सारी मिनिस्ट्रीज से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। और गति शक्ति का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ था कि एक ही पोर्टल पे सारी इन्फॉर्मेशन आ गई थी कि कहाँ से गैस की पाइपलाइन जा रही है, कहाँ से ट्रांसमिशन लाइन जा रही है, कहाँ पे क्या चीज़ है। तो आपका ड्यू डिलिजेंस और प्री फिजिबिलिटी बहुत सरल हो जाता था। बट वो सुविधा केवल सरकारी क्षेत्रों की कंपनियों को दी हुई थी और सरकार के पास थी। उसको प्राइवेट सेक्टर की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि प्राइवेट सेक्टर को भी एक्सेसिबिलिटी इसकी दी जाए। तो गति शक्ति के लिए प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करना बहुत ही सकारात्मक पॉजिटिव स्टेप है भारत सरकार का। भारत सरकार ने और क्या किया कि 1.5 लाख करोड़ रुपए स्टेट्स को 50 साल के लिए जीरो इंटरेस्ट पे दिया अगर वो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए इन्वेस्ट करते हैं। उसके साथ उन्होंने आज अनाउंसमेंट किया कि 1 लाख करोड़ हम सभी शहरों में रह रहे हैं। और आपको खुद पता है कि दिल्ली जैसे शहर में तो सांस लेने पे भी आजकल दिक्कत है और आपको घर घर में वायु के लिए भी टैक्स लगने लग गया, आपको एयर प्यूरीफायर लगाना पड़ रहा है। तो अर्बन ईज़ ऑफ लिविंग के लिए जो 1 लाख करोड़ का कंपटीशन करके अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, अर्बन प्लानिंग बेटर करना, वो बहुत ही अच्छी स्टेप है। उस 1 लाख करोड़ से कम 20 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट अर्बन एरियाज़ में होगा भारत के। उसके बाद अगर आप देखिए तो भारत ने नेट जीरो का 2070 का संकल्प लिया है। उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए उन्होंने अनाउंस किया कि हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग को और बढ़ावा देंगे, मेक इन इंडिया में आत्मनिर्भरता को और बढ़ाएंगे। और जो चीज़ें हम विदेशों से लेके आ रहे थे, चाहे छोटी बैटरियाँ हों या बैटरीज फॉर स्टोरेज हो या विंड के इक्विपमेंट हों या ट्रांसमिशन लाइन के इक्विपमेंट हों या सोलर सेल्स हो, सभी के लिए आज अनाउंस किया गया स्पेशल सर, मैं इंसेंटिव। इसी पे आ रहा था। मैंने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और पीएम गति शक्ति इसीलिए पूछा क्योंकि आप रिन्यूएबल में काफ़ी अच्छी नॉलेज रखते हैं, तो रिन्यूएबल सेक्टर को भी कहीं न कहीं इससे एक बूस्ट मिलेगा। स्पेसिफिकली आप लिथियम आयन बैटरीज़ की बात की जाए, उसकी रिसाइक्लिंग, एक तरीके से रिसाइक्लिंग की बात की जाए, वो भी उसमें मेंशन किया गया था इस बार के बजट में। तो इसको आप किस किस तरीके से देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि इससे कितना बूस्ट मिल पाएगा? क्योंकि ये जो स्पेसिफिक क्रिटिकल मिनरल्स हैं, ये कहीं न कहीं हमारे देश में ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं। इस वजह से इनको एक सेफ हार्बर करने की हमें ज़रूरत है। तो किस तरीके से देखते हैं सर? एक्चुअली ये तो हर देश के लिए आज बहुत ज़रूरी है कि जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ हैं और उनके लिए जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, क्रिटिकल मिनरल के रूप में, ह्यूमन टैलेंट के रूप में, टेक्नोलॉजी के रूप में उनको हार्नेस किया जाए। और भारत सरकार इसको पूर्ण रूप से समझ रही है। तो अगर आप देखिए तो एआई के क्षेत्र में 5 इंस्टीट्यूट्स बनाना बहुत बढ़िया स्टेप है, क्योंकि आज एआई एआई की बात हो रही है, कल एजीआई की होगी, फिर उसके बाद आर्टिफिशियल सुपीरियर इंटेलिजेंस की बात होगी। तो ये एक ऐसी वास्तविकता है जिसको हम अवॉइड ही नहीं कर सकते। सेम चीज़ आप क्रिटिकल मिनरल में देखिए तो वो एक वास्तविकता है कि अगर आप खुद सक्षम नहीं होंगे तो हर कोई आपको एक्सप्लॉइट कर सकता है। तो पहले बात होती थी नेशनल सिक्योरिटी में, एनर्जी सिक्योरिटी आती थी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी आती थी, साइबर सिक्योरिटी और फिजिकल डिफेंस सिक्योरिटी। अब उसके साथ सप्लाई चेन सिक्योरिटी चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज सिक्योरिटी चाहिए। ये सारे बहुत अहम मुद्दे हो गए जिसको भारत सरकार ने आज बजट के थ्रू पेश किया। और उसके केवल पेश ही नहीं किया, उसके साथ साथ बजट में फंड्स को भी एलोकेट किया।
और जब रिन्यूएबल क्षेत्र में आते हैं तो हमारे यहाँ एक्चुअली 500 गीगावाट की भारत सरकार की कल्पना है 2030 तक करने की, और अभी तक हम केवल 210 गीगावाट कर सके हैं। 20 साल से ये स्कीम्स चल रही हैं, और नेक्स्ट 5 साल में जो हमारी करने की क्षमता है वो 1.5 गुना आज तक 20 साल में किया, वो हम 5 वर्षों में करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसमिशन लाइन आए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज आए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स टाइमली आके एग्जीक्यूट हों, बेटर स्टेट और सेंटर का कोऑर्डिनेशन हो। तो अभी मैंने डिटेल्स नहीं पढ़ा है, लेकिन सभी विषयों पे फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ ना कुछ बोला है। जब डिटेल पढ़ूंगा तो पता लगेगा कि सारी समस्याओं का निदान हुआ है कि थोड़ा थोड़ा हुआ है, लेकिन बजट में रेफर करने का मतलब है कि उनको हमारे कष्टों का और चैलेंजेस का आभास था, और उसको उन्होंने अपने बजट स्पीच के थ्रू सॉल्व करने का प्रयास किया है। और अगर आप देखेंगे तो आज न्यूक्लियर के साथ रिन्यूएबल एनर्जी मिलके भारत की ऊर्जा की कॉस्ट भी बहुत कम करेगी, क्योंकि मेक इन इंडिया के लिए ऊर्जा की कॉस्ट भी कम चाहिए। थैंक यू सर, जी बिज़नेस से बात करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।